जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को हाथ जोड़ के जय गुरु जी। हम कैसे गुरु जी से जुड़े मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत पहले से हमें चंडीगढ़ में वशिष्ठ आंटी हैं, वो काफी समय से बोलती रही कि यहाँ सत्संग होता है और आप हमारे साथ चलिए और एक बार जरूर चलना। तो ऐसे वो काफी टाइम से बोलती रही, लेकिन हमारा जाना नहीं हो पा रहा था। लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक था कि मुझे कहीं जाना है, वहां सत्संग देखना है क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा था। तो ऐसे करते करते काफी टाइम निकल गया। तो उन्होंने, मेरी बेटी दिल्ली पढ़ती थी, तो उसको उन्होंने कहा कि गिरिजा आप जरूर एक बार दिल्ली में जाइए, एम्पायर स्टेट में ऐसे गुरुजी बैठते हैं और उनके दर्शन करके आइए। तो हो सकता है गुरुजी का बुलावा था, कब से आ रहा था। तो गिरिजा गई और ये गुरुजी को मिलने गई। तो वहां एम्पायर स्टेट में गई, तो वहां से जब आई तो उसने आते ही हमें फोन किया और कहा कि मम्मा वहां जाके इतना पीस ऑफ माइंड मिला कि मुझे मतलब ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया, और एक बार आपने जरूर चलना है गुरुजी को मिलने। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही करते, ये 5 की या 4 की बात है, चंडीगढ़ में एक शादी थी। तो वहां पर गुरुजी आए और गुरुजी के साथ उनकी कुछ संगत थी, वो लोग आए, बैठे हैं और हम उनको देख रहे हैं। और मैं ये भी कह रही हूँ कि देखो गुरु, ये वो गुरुजी हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, जो डिजाइनर चोलास पहनते हैं। मैं देख भी उनको रही हूँ, काफी देर वो थोड़ी देर बैठे हैं, उसके बाद वो गए। उनको जाते भी देखा है मैंने, सब कुछ देखा, लेकिन वो दिमाग में रहा। फिर भी जाके गुरु जी से हम आगे जाके मिले नहीं, पता नहीं, एक शायद गुरु जी का उस टाइम हुक्म नहीं था। तो ऐसे करते करते 2007 आ गया और जब मेरे को बेटी ने कहा कि मम्मा एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर चलना, आप मेरे साथ चलो। तो मैं उसके साथ गई। तो जब हम वहां गए तो हमें पता लगा कि गुरु जी अब इस चोले में नहीं है। तो वहां पर हम काफी देर बैठे रहे। तो थोड़ी सी वहां संगत थी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम लोग थे, लेकिन उनसे वहां गुरु जी के बारे में सुना और जो वहां की जो पॉजिटिविटी थी वो देख के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक बार आप भी चलना, बहुत ही वहां जाके सुकून सा मिला है, वहां बहुत शांति है। तो हम जब दोबारा दिल्ली गए तो मेरे हस्बैंड भी राजी हो गए, क्योंकि वैसे तो वो कहीं ऐसे जाते नहीं है ना, वो ऐसी जगहों में ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन वो चले। जब वो गए तो हम वहां बैठे। जब वहां से वापस आए तो इनको भी बहुत अच्छा लगा और एक मतलब हम लोग ना एक ऐसे खींचते चले गए गुरु जी की तरफ। आके हम विंटर्स में जैसे पंचकुला शिफ्ट हो जाते हैं, तो पंचकुला में थे। तो वशिष्ठ आंटी का फोन आया कि ऐसे ऐसे सत्संग आप चलोगे? तो मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो जब सत्संग में गए, वहां बहुत अच्छा लगा, किसी के घर में था, मोहाली में अटेंड किया। तो वहां मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी साक्षात वहां पे थे, और उनको जैसा फील किया मैं वो वर्ड्स में नहीं बता सकती। उसके बाद जब हम वहां से वापस आए तो आके मैं सोच रही थी कि गुरु जी को अपने घर बुलाना था, लेकिन कैसे बुलाएं, हमें तो कुछ नहीं आता, ना हमें कुछ पता है। तो थोड़े दिन बाद मुझे पंचकुला से फोन आता है अश्विनी अंकल का कि आप शिमला में एक सत्संग कीजिए। तो मैंने उनको कहा कि शिमला में ना तो कोई संगत है ना कुछ है, तो ना ही मुझे ये करना आता है, कैसे करूंगी? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, आप एक स्वरूप रखिए और हम लोग चंडीगढ़ से संगत लेके आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हमने ऐसे, उस दिन मेरे बेटे की वेडिंग एनिवर्सरी थी, हमने सत्संग रखा और चंडीगढ़ से संगत आई, पंचकुला से वशिष्ठ आंटी और अश्विनी अंकल उनको लेके आए। तो जब यहाँ पे सत्संग हुआ, उस दिन बड़ी बारिश थी, ये लोग वापस गए तो बहुत अच्छा लगा। तो हम गुरु जी के दरबार के आगे ऐसे बैठे थे। तो बेटे का हमने जब केक काटना था तो केक रखा। तो गौरव बेटा है मेरा, उसका नाम है। तो उसने कहा कि मम्मा आप मानते हो, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने हमें फोर्स नहीं करना कि आप हम चलो या आप सत्संग करो या कुछ है, क्योंकि अभी हमें कुछ ऐसा अभी तक फील नहीं हुआ। जब हमें कभी होगा तो हम मन से करेंगे, आपने पर हमें फोर्स नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने अपना केक काटा, ऐसे बैठे हम लोग चाय पी रहे थे दोबारा। तो एकदम वो कहता है कि देखो मम्मा ये क्या है, गुरु जी का स्वरूप की तरफ दिखता है। तो देखा तो उनके यहाँ फेस पे से अमृत टपक रहा था। हमने भी देखा, हम बड़े हैरान हुए, क्योंकि सामने सामने देखते देखते सब क्या हो गया। तो बस उसी टाइम फिर
समझ आ गई कि एक गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, जैसे अभी बेटे थोड़ी देर पहले बोल के हटा था कि जब तक मुझे कुछ ऐसा नहीं होता तब तक आप हमें फोर्स ना करिए। तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। उस दिन से हमारे बच्चे भी गुरुजी को बिल्कुल मानने लगे। और ऐसे करते करते, जैसे क्योंकि मेरे मन में था कि गुरु तब बनाने का फायदा है जब हस्बैंड बच्चे सब माने, तब गुरु बनाने चाहिए। तो ये अपने आप गुरुजी ने कैसे ये सब किया हमें खुद समझ नहीं आया। ऐसे ही हमें मंथली सत्संग हम करने लग पड़े। संगत शिमला की जुड़ती गई, कभी 2-4 करते करते आज हमारे पास कम से कम 100 के करीब शिमला में संगत होती है। और समर्स में कई बार बाहर से भी लोग आ जाते हैं तो ज्यादा भी हो जाती है। तो ऐसे ही करते करते एक दिन मुझे फिर चंडीगढ़ से फोन आता है कि आप लोग एनुअल संगत कीजिए शिमला में। तो हमने ऐसे ही अगस्त में मेरी बड़ी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे होता है, तो हमने उस दिन सोचा कि हम आज रखते हैं 26 अगस्त को। तो हमने 26 अगस्त को संगत शिमला में रखी। और पहली बार हमने बड़ी संगत की तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, शिमला में संगत जुड़ने लगी। और ऐसे करते करते हर साल एनुअल संगत अगस्त में शुरू हुई और मंथली संगत होती है। मंथली संगत हम सारी संगत से बात करके देख के जो सुटेबल डेट होती है उस दिन करते हैं। लेकिन जो आज का टाइम है, कोरोना का टाइम है, थोड़ा सा गुरुजी ने शायद ये उन्हीं की मर्जी रही होगी, तो हम लोग एक प्ले लिस्ट सबको डाल देते हैं और उस प्ले लिस्ट को सब लोग सेम टाइम पे ऑन करते हैं और सेम टाइम पे सभी के घर में आरती और भोग लगता है। और आजकल ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन संगत गुरुजी की, सत्संग गुरुजी का बंद नहीं हुआ, ये लगातार चलता आ रहा है और कृपा रहेगी गुरुजी की और ऐसा ही चलता रहेगा। तो हम बता रहे हैं कि मुझे जब से गुरुजी, अब हम बार बार यही मैं और मेरे हस्बैंड बात करते हैं कि जब गुरुजी चोले में थे तो गुरुजी ने हमें अपने पास उस समय क्यों नहीं बुलाया, लेकिन बुलाया था तब हम समझ नहीं पाए। अब हम गुरुजी को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हम आपस में बात करते हैं वो सारी बात सुनते हैं और जो हम चाहते हैं वो देते हैं। एक बार ऐसे ही हम सत्संग, एक बार यहाँ शिमला से बद्दी में सत्संग था, तो शिमला से एक संगत मेरे साथ जा रही थी बद्दी में और वो हम दोनों आंटी जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि मैं वैसे बहुत ज्यादा साईं बाबा जी में बिलीव करती हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ कि साईं बाबा जी, क्या गुरुजी भी साईं बाबा जी हैं? मैंने कहा मैं तो हर देवी देवता और हर गुरु को गुरुजी के रूप में देखती हूँ और मेरे लिए तो साईं बाबा जी और गुरुजी एक ही हैं। ऐसे हम बातें करते करते बद्दी चले गए और बद्दी में जब हम मंदिर मत्था टेकने गए तो बद्दी मंदिर में उन्होंने झूला लगाया हुआ है और झूले में उन्होंने वो एक साइड गुरुजी का स्वरूप था, साथ में साईं बाबा जी का था। तो मैंने उन आंटी को बोला देखो जवाब मिल गया। वो भी कहते हैं हाँ। तो खैर वो तो वैसे ही गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो ऐसे गुरुजी ने हम पर बहुत सी मेहरबानी की, बहुत से मिरेकल हमें लाइफ में दिखाए हैं। एक बार मेरे को थोड़ी यहाँ पे शिमला जैसे चढ़ाइयाँ उठाइयाँ बहुत ज्यादा है, चलते हुए मुझे सांस की तकलीफ शुरू हो गई। उसमें मुझे यहाँ पे चेस्ट में पेन होने लग जाती थी। तो मैंने यहाँ शिमला में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने टीएमटी किया और उन्होंने उसके बाद कहा कि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है और आप इमीडिएटली एंजियोग्राफी करा लीजिए। और इतनी बड़ी उन्होंने दवाइयों की लिस्ट दे दी कि आप स्टार्ट कर लीजिए और जैसे सॉर्बिट्रेट वगैरह दे दी कि आप अपने पास रखिए, जब भी जरूरत होगी इसको इमीडिएटली आपने टन के नीचे रखना है। तो ये सुन के मैं तो बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। लेकिन फिर हम लोग चंडीगढ़ चले गए कि हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तो हमारे वहाँ एक अपने डॉक्टर हैं जहाँ पे मेरे हस्बैंड अपना डायबिटीज का चेकअप कराते हैं। वो डायबिटीज के और हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर भाटिया। तो उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी करने से पहले ना आप एक सीटी एंजियोग्राफी है वो कराइए। तो सीटी एंजियोग्राफी हम कराने चले गए। तो जब सीटी एंजियोग्राफी कराई तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखूंगी अंदर जाते हुए। तो उन्होंने कहा आप अपने हाथ में रख लो। तो हाथ में मैंने स्वरूप रखा और गुरुजी को जय गुरुजी उनका मंत्र जाप करती रही और मैंने कहा गुरुजी जो भी है अब आपके हाथ में है, आपने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लोगों की दूर किया तो ये भी आपने देखनी है जो भी होगा। उसके बाद हम वहां से करा के जब बाहर निकले तो जो वहाँ के डॉक्टर थे सिटी एंजियोग्राफी वाले, उन्होंने हमारे डॉक्टर से बात कर ली और उन्होंने उनको बता दिया कि इनका बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम बाहर बैठे थे तो हमें डॉक्टर का फोन आ गया कि आप बिल्कुल मत घबराइए और आपका सारा ठीक है और कल आप आके रिपोर्ट दिखा दें। तो जब हम रिपोर्ट लेके सुबह डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने कहा आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है और आप कोई मेडिसिन नहीं लो और आप नॉर्मल जैसे लाइफ जीते वैसे जियो।
बड़ी खुशी हुई, आ गए। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही थी, जब भी चढ़ाई चढ़नी तो मेरे यहाँ पे पेन हो जानी। तो इनके मामा जी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मानता, आप एक बार फिर से अपना टेस्ट कराइए। हम 40 चले गए, 40 में उन्होंने हमारा टीएमटी किया, तो टीएमटी बिल्कुल नॉर्मल आया, वही गुरु जी की कृपा। तो जब नॉर्मल आ गया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई दवाई नहीं लोगे। हम आ गए, लेकिन मामा जी फिर नहीं माने, कहते नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि जब आपको ये पेन है और आपको सांस चढ़ता है, आप एक बार प्रॉपर चेकअप कराओ। फिर हम डॉक्टर भाटिया के पास गए कि हम किन डॉक्टर से कंसल्ट करें, कहाँ जाएं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक स्ट्रेस थीलियम टेस्ट होता है, आप वो करा लीजिए अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। वो सिर्फ 40 में पॉसिबल है। तो हम मोहाली में 40 में चले गए, वहां पे वो टेस्ट करते हैं, उसमें वो एक डाइस डालते हैं और आपको आइसोलेशन में रख देते हैं। थोड़ी देर वो रखते हैं, उसके बाद टीएमटी करते हैं। जब उन्होंने सारा किया, सब देख लिया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा आप इमीडिएटली यहाँ से बाहर चले जाओ। और जब मैं बाहर चली गई तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप वही मैंने आपको बताया, मेरे हमेशा हाथ में रहता है कि ये मैं हाथ में रखती हूँ हमेशा। और जब वहां से मैं आई तो हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा अब बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाए, आपको हाथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस बारे में अब सोचना बंद कर दो। तो अब प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब वो हार्ट की नहीं है, ये मुझे पूरी, उसके भी कितना टाइम हो गया, उसके बाद भी 5-6 साल निकल गए, मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वो थोड़ी बहुत चलती है। लेकिन अब मैं उसको अब इतना सीरियसली नहीं लेती कि हार्ट किया या कुछ है, क्योंकि सारी तरफ से वो सब डॉक्टर ने कहा आप नॉर्मल हो। तो ये सब गुरु जी की कृपा है जो चल रही है साथ साथ। और एक बार क्या हुआ कि मुझे, हमें ये 2017 की बात है, हमारी एक मीटिंग थी नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की टर्की में। तो हमें टर्की में हम लोगों ने जाना था। शिमला से हम 3 लेडीज थी। तो जो वो वहां की डेट जो मीटिंग की थी वो मई 30, 31, 1, 2, 3 ऐसे 5 डेज की मीटिंग थी। तो मैं बार बार सोच रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा एक तो गुरु जी का सत्संग अटेंड करने का बहुत मन था कि हम इसको अटेंड करके जाएंगे चंडीगढ़, और उसके बाद लेकिन हम मीटिंग भी मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं यहाँ इंडिया से, हम एज ए ट्रेवलर की पोस्ट थी मेरी, तो हमें जाना भी जरूरी था। तो मैंने गुरु जी पे छोड़ा, मैंने कहा गुरु जी चलो माफी देना, क्योंकि अब मुझे जाना जरूरी है, अब जो भी है अब आपके हाथ में है। तो ये कह के हमने वीजा अप्लाई कर दिया। हमने ऑनलाइन वीजा अप्लाई किया, तो थोड़ी देर में मेरा वीजा ओके होके आ गया और हम लोग यहाँ से चले गए। दिल्ली एयरपोर्ट से भी ओके हो गया, हम चले गए। जैसे मैं इस्तांबुल पहुंचे तो इस्तांबुल में उन्होंने मुझे रोक लिया कि आप एक बार अपना वीजा दोबारा यहीं पे निकाल के हमें दीजिए। एक तो वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम, दूसरे बेटे ने यहाँ से अलर्ट करके भेजा था कि टर्की सेफ नहीं है, तो आपने हमें बड़ी इंस्ट्रक्शन दी थी, ऐसे करना वैसे करना, कोई चांस नहीं लेना, इकट्ठे रहना सब लेडीज, क्योंकि ऑल इंडिया से हम काफी लेडीज का ग्रुप था। तो जब मैं वो मशीन के पास गई, मैंने कहा चलो यहाँ से फिर से निकालते हैं, तो लेकिन वहां पर तो लाइन लगी हुई थी और हमारी आगे कनेक्टिंग फ्लाइट थी इजमेर की इस्तांबुल से। तो मैं वहां खड़ी और दूसरी साइड सारे हमारे साथी वहां साइड से, वहां से निकले, तो मेरे मन में एकदम आया कि मैं इससे पहले अपनी बेटी से बात करती हूँ। तो बेटी दुबई में थी, मैंने उसको फोन किया और मैंने कहा कि दीदी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ बड़ा टाइम लग जाएगा, उधर से कनेक्टिंग फ्लाइट है, मैं क्या करूँ। तो उसने अपने भाई से बात की शिमला बेटे से, तो बेटे ने कहा आप अपना फोन ऑन रखना, इंटरनेशनल ऑफ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद उसका फोन आता है कि आपने कुछ नहीं करना, आप सब छोड़ दो। और उन्होंने बेटे ने मुझे फटाफट दुबई की टिकट भेजी और कि आप इमीडिएटली दुबई चले जाओ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम था कि हम दुबई इधर से टर्की से वापसी में दुबई जाएंगे, क्योंकि बेटी दुबई में थी और वहां से फिर हमने इंडिया वापस जाना था। हम सबका प्रोग्राम ऐसे ही था। तो जैसे मैंने भी फिर उनको, हमारे साथी थे, उनका भी टाइम, क्योंकि फ्लाइट का अलग था, वो तो चले गए, उनको जाना पड़ा, सामान मेरा उनके साथ चला गया था सारा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैंने इमीडिएटली 2 घंटे बाद उसके बाद फ्लाइट थी दुबई की, मैंने फ्लाइट ली और मैं दुबई चली गई। ये 30th की बात है। नेक्स्ट डे हम वहां पहुंच गई। नेक्स्ट मैंने कहा चलो छोड़ो अब क्या करें, नहीं उस दिन, हाँ 31 की बात है, सुबह सुबह मैं पहुंची, उसी दिन वहां पे सत्संग था, तो फ्राइडे था। तो बेटी ने बोला कि मम्मा आज फ्राइडे सत्संग है, सत्संग में चलते हैं। सत्संग में गए
जब सत्संग से वापस आए तो मुझे ख्याल आया, तो मैं बात कर रहे थे, मैंने कहा देखो गुरुजी ने मुझे सत्संग अटेंड करना था, मुझे टर्की से वापस लाए गुरुजी, सत्संग अटेंड करना है। मैंने कहा चलो हो गई बात। बेटी ने कहा कि मम्मा एक बारी अब सत्संग तो हो गया, अब आपकी मीटिंग 5 दिन की है, आप अगर अब भी ट्राई करें एक बारी, अगर एम्बेसी, टर्की एम्बेसी से कुछ होता हो। मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो हम टर्की एम्बेसी गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे हम यहाँ से वीजा अप्लाई कर देते हैं, तो अगर हो जाता है, अगर आप दे देते तो हम आगे मीटिंग है हमारे में चले जाएंगे, क्योंकि मेरा सारा सामान वहां जा चुका था। तो वो एम्बेसी वालों ने कहा नहीं, आपको तो इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया से आप वीजा लगा के आ सकते, ये कोई रूल नहीं है कि आप दूसरी कंट्री से आपका वीजा नहीं लगता। हमने कहा ठीक है। ऐसे ही हमने शिमला अपने हस्बैंड से बात की, तो मेरे हस्बैंड कहते एक बारी तुम इंडियन एम्बेसी में भी ट्राई करके देख लो, अगर होता है, ये तो कोई बात नहीं। हम सीधे इंडियन एम्बेसी चले गए। जब इंडियन एम्बेसी गए तो वहां पर उन्होंने जो पेपर थे सारे के सारे फाइल के, वो मेरी बेटी ने उसमें उसके ऊपर सबसे ऊपर एक गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। तो जैसे ही हमने वहां पर गए, उन लोगों ने हमें ऐसा ट्रीटमेंट दिया जैसे कोई वीवीआईपी वहां पे आ गया हो। उन्होंने हमें वहां बहुत अच्छे से बिठाया, हमारी बात समझी, और उन्होंने वहां से टर्की कॉन्सुलेट को फोन मिलाया और उन्होंने कहा कि कोई हमारे बड़े वीवीआईपी आपके पास आएंगे और आपको इनका देखना है और इनका वीजा लगाना है। तो हमने फिर भी ये सोचा कि इम्पॉसिबल है टर्की का वीजा दुबई से लगना, लेकिन जाने में कोई हर्ज नहीं है। हम लोग वहां चले गए, वही एम्बेसी टर्की की जहाँ पे पहले हमें लोग अंदर नहीं जाने देते थे, वो उनकी सेक्रेटरी, कॉन्सुलेट की सेक्रेटरी हमें बाहर लेने आई और हमें लेके अपने अंदर गए। हम इतने कंफ्यूज थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और अंदर ले गए, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, कोई पेपर नहीं देखे, कुछ नहीं किया, और कॉन्सुलेट खुद आए, उन्होंने हमें बल्कि टर्किश कॉफी पिलाई और हमें वीजा ओके करके मुझे पासपोर्ट दिया और कहा कि आप अब जा सकते हैं। हम लोग बाहर आए, हम बड़े हैरान थे, बड़े कंफ्यूज थे, और हम इतना मतलब बता नहीं सकते कि हम कितने कंफ्यूज थे, क्योंकि मैं नहीं जा रही थी, ये तो गुरुजी जा रहे थे, और गुरुजी को उन्होंने अपना ये दिखाया कि वो कितने वीआईपी, कितना क्या कुछ कर सकते हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी दिला सकते हैं अगर दिलानी हो, या कुछ भी कर सकते हैं, सब उनके हाथ में है। ये हमारा जैसी वहां से निकले तो इतने हम खुश। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा 2 सेकंड डे आए, 3 दिन अभी और मीटिंग, अगर आप जाना चाहते हो तो अभी हम एमिरेट्स में ट्राई कर लेते हैं। एमिरेट्स के उसी टाइम हम चले गए काउंटर पे, एयरपोर्ट पे, तो वहां पर चांस से लास्ट एक सीट जो है उसी टाइम कैंसिल हुई थी, और उन्होंने फटाफट कहा जी एक जना जा सकता है। मैंने कहा एक नहीं जाना, और उन्होंने फटाफट हमने वहां से टिकट ली, और वहीं से, क्योंकि मेरे पास सामान तो मेरा ऑलरेडी जा चुका था, मैंने फ्लाइट ली और मैं पहुंच गई। और आगे इजमेर जब पहुंची तो सब लोग हैरान कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने तो आगे एजेंट से बात कर ली थी कि हमारा रिफंड करा दो, क्योंकि हमारा एक मेंबर नहीं आ सका। तो मैं वहां जाके सब लोग हैरान रह गए कि मैं पहुंच कैसे गई। तो मैंने उनको बताया तो कोई बिलीव नहीं कर सका कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉसिबल था। दुबई, अब सब मुझे कहें कि अब आप दुबई जा चुके, अब दोबारा आप दुबई नहीं जा सकते, क्योंकि 15 डेज के अंदर आप दोबारा कंट्री में नहीं जा सकते। तो मैं जब आई थी तो मेरा उन्होंने दुबई का वीजा भी लगा दिया था। तो जब हम गए हैं वापस, क्योंकि हमने वापसी में दुबई रहना था, तो मैं दोबारा दुबई गई हूँ और वहां रह के सबके साथ, और फिर उसके बाद हम इंडिया आए। ये इतना बड़ा मिरेकल था जो कोई भी किसी को भी बताएं कोई बिलीव नहीं कर सकता, लेकिन गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने कई चमत्कार हमारी जिंदगी में किए हैं। जैसे मेरी ये बेटी एक बार दुबई से आ रही थी, तो इन्होंने एक्चुअली दुबई छोड़ना था, ऐसे थी अपने वहां से ज्वेलरी ला रही थी। तो इसने अकेले आना था, इसके पास अपने डायमंड के 2 सेट थे अपने। तो इसने मुझे कहा, एयरपोर्ट से इसका फोन आया कि मम्मा मेरे को इन्होंने यहाँ पकड़ लिया और ये कह रहे हैं कि ये सेट्स आप जो है, या तो इनके बिल दिखाओ या ये आपको इसका पे करना पड़ेगा। मैं बड़ी हैरान, रात का टाइम था, कोई 9-10 बज गए थे। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, बिल कहाँ दिया? तो शादी के सेट्स थे, शादी में दिए थे, अब इस टाइम हमने बिल कहाँ रखे होंगे? और आप ऐसा, पर कहती मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू इनको सेट दे, फोटो खींच और तू चली जा, बाद में बात करेंगे। और वो तो सो गए कि कोई इसमें टेंशन की बात नहीं, हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मेरा बेटा था, उसने भी इधर ट्राई किया 2-3 जगह कि किसी से पता करते हैं कि क्या करें। पर मैं इसको बार बार ये बोलती थी कि बेटा आपने इनके पास सेट्स देने नहीं है,
और आप वहीं रहो और उनसे रिक्वेस्ट करो और बिल्कुल देने नहीं, और उनसे देखो बड़ी हद होती है तो देखना कि कितने पैसे मांग रहे हैं, क्या करें। करते करते वो बैठी रही वहां पर, और उसके ब्रदर इन लॉ को बाहर लेने आए तो वो बाहर वेट करते रहे। 2-3 घंटे हो गए, सारे चले गए एयरपोर्ट पे, ये अकेली बेचारी ये रोने लग पड़ी। तो ये रो रही थी, तो इसको कहीं कोई इसको बुलाने आए कि आपको अंदर जो है यहाँ के कमिश्नर है वो बुला रहे हैं। वो उन्होंने कहीं कैमरा से इसको रोती को देख लिया, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई। तो ये ऐसे बैठ गई, तो इसके हाथ में घड़ी थी, उसमें गुरुजी वाली घड़ी थी, इसको कहीं सत्संग में मिली थी दुबई में। तो उन्होंने कहा पहले बताओ ये कौन है। उन्होंने कहा जी ये मेरी बेटी ने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। कहते अच्छा, फिर कहते अच्छा अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो जब इसने प्रॉब्लम बताई इससे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने अपने वहां से उन लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा इनकी ज्वेलरी इनको दो, और जो वहां पे जो पहले इनसे जो लोग इनको डांट रहे थे या जिनसे मान नहीं थे, उनको कहा कि इनका सामान पहुंचा के इनको एयरपोर्ट से बाहर करो, क्योंकि ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है और इनके ये ले जा सकते हैं। वो रोते रोते उसका फोन आया मुझे कि मम्मा आपको पता है इतना बड़ा मिरेकल हुआ। तो कहती, मैंने उनको पूछा भी कैसे हुआ कमिश्नर साहब से। तो कहते उन्होंने कहा कि मैं भी गुरुजी वाला हूँ, मेरी ड्यूटी तो थी नहीं रात को, पर बाई चांस आज मैं किसी काम से यहाँ पे रात को आ गया, क्योंकि रात के 2-2:30 बजे की बात है ये। आया हूँ, नहीं तो मैं तो इस टाइम आना भी नहीं था। बाई चांस मुझे कुछ काम पड़ गया और मैं यहाँ एयरपोर्ट आ गया, और ऐसी मैं बैठा देखा था तो मुझे लगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो मैंने आपको बुलाया। लेकिन जब देखा कि गुरुजी वाला है तो इतना अच्छा लगा। फिर इसका फोन आया रात को मुझे 2:30 बजे कि मम्मा देखो इतना बड़ा मिरेकल हुआ, और गुरुजी ने मतलब कितनी जल्दी ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व की। तो गुरुजी ऐसे हैं संगत जी, जब गुरुजी देखते हैं कि आप किसी मुसीबत में हो तो कैसे आपको उससे निकालते हैं, तो वही जान सकते हैं। ऐसे ही अभी लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन जिस दिन 22 तारीख को होना था, मेरे सिस्टर के बेटे की, मेरे नेफ्यू की शादी थी दिल्ली में 20 तारीख की, 19 की। तो हम लोग चले तो गए सबकी, चलो चले जाते हैं, शादी तो क्योंकि होनी थी, देखते हैं जैसा भी होगा। तो हम लोग वहां गए, तो जैसे वहां गए तो वहां था कि गैदरिंग नहीं कर सकते ज्यादा, तो करते करते जहाँ पे रिजॉर्ट में बुक किया हुआ था वहां पे रहे, तो शोर मचता गया कि गैदरिंग इतनी नहीं हो सकती, वो नहीं करते। करते करते रिजॉर्ट के सब लोगों को उनको कैंसिल करना पड़ा, बाहर के लोगों को सबको मना करना पड़ा कि ना आए, लेकिन हम तो पहुंच गए थे। और शादी सिर्फ हम लोगों ने खड़े खड़े उसकी जो सारी रस्म होती वो की। गुरुद्वारे में हमने शादी रखी थी, गुरुद्वारे में शादी की, वो गुरुद्वारे में लास्ट शादी थी। उसके बाद गुरुद्वारे में शादियां बंद हो गई। उसके बाद वापिस आए जब बारात लेकर, फटाफट उन्होंने कहा कि मतलब लॉकडाउन हो रहा है और आप इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमने टेरेस पे ही उसके सारे जितने भी रिचुअल्स थे सब किए। उसके बाद जो भी है उनकी लड़की वालों के टेरेस पर, उनके टेरेस पे ही घर की फैमिली मेंबर्स में ही वो शादी हुई। और जैसे जैसे शादी होती गई, जब हमने हमको उनको रिजॉर्ट वालों ने बोल दिया कि अब आप खाली कर दीजिए, क्योंकि हम रिजॉर्ट बंद कर रहे हैं। हमने रिजॉर्ट खाली करके घर आ गए। तो 21 तारीख मेरी फ्लाइट थी, 22 की दिल्ली से चंडीगढ़ की, और मेरे हस्बैंड और बच्चों की एक दिन पहले की थी, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ आना था। तो बेटे ने कहा कि नहीं मम्मा आप साथ ही चलो, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। हम 21 को हम एयरपोर्ट पहुंचे दिल्ली। तो एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बंद हो चुका था, और ये डोमेस्टिक फ्लाइट भी लास्ट फ्लाइट आ रही थी उस दिन, 21 तारीख की बात है। और उसके बाद हम चंडीगढ़ पहुंच गए। तब हम घर पहुंचे तो हमने कहा चलो यहाँ तक तो पहुंच गए सेफली, अब हम थोड़े दिन, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, हमने कहा हम थोड़े दिन यहाँ रह लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो हो ही रहा है, बंद हो जाएगा तो शिमला जाके भी कोई फायदा नहीं है। स्कूल भी क्योंकि बच्चों के बंद हो चुके थे। लेकिन बेटा कहता नहीं आप यहाँ से निकल चलो, नहीं तो हम यहाँ ज्यादा लंबा ना फंस जाए, कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हमने फटाफट सब कुछ पैक किया और हम 22 को वहां से निकले। हम लोग वहां से कोई 12 बजे निकले और 2 बजे पंजाब में कर्फ्यू लग गया। बड़ी मुश्किल से हम शिमला घर पहुंच गए। मतलब शादी भी हो गई, घर भी पहुंच गए, लेकिन कैसे कैसे पहुंचे ये गुरुजी जानते हैं या हम जानते हैं। तो गुरुजी ने बहुत कुछ हमारी लाइफ में हमें दिखाया है, बहुत कुछ दिया है। हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। हम रोज शुक्राना करते हैं गुरुजी का,
और गुरुजी, मेरे जो सिस्टर के हस्बैंड है, वो इतनी लॉकडाउन में उनको एक दिन चक्कर आ गया। वो एक्चुअली आर्टिस्ट है, तो उन्होंने मैंने उनको बोला था कि गुरुजी का आप एक ना पोर्ट्रेट बनाइए, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर गुरुजी का पोर्ट्रेट बना के अपने घर में ऐसे स्टैंड पे ही रखा हुआ है। तो जैसे ही वो लोग वो अपने टेरेस पे सुबह वॉक करके नीचे उतरे, जैसे ही वो खड़े हुए तो इतनी जोर से धड़ाम करके उनको चक्कर आया और वो गिरे, और उसका जो शीशा था वो चूर चूर हो गया। गुरुजी ने अपने ऊपर सारा ग्रह ले लिया, लेकिन उनको एक खरोंच भी नहीं आई। तो जब दिखाया डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने कहा कि शायद वर्टिगो है या धूप में इसकी वजह से चक्कर आया। ऐसे उन्होंने ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया और घर आ गए। अभी फिर ये कोई 15-16 दिन पहले की बात है। एक दिन शाम के टाइम उनको घर, जैसी वो ड्राइव करके घर पहुंचे, गेट के पास गेट बंद कर रही थी मेरी सिस्टर, तो जैसी वो आगे मुड़े हैं और एकदम उनको चक्कर आया। वो धड़ाम करके पहले वहां पे गमला था उस पे बजे, और उसके बाद वो नीचे धड़ाम करके गिर गए। तो मेरी सिस्टर अकेली थी, उसने बड़ी मुश्किल से उनको उठाया, पानी पुनी उन पे डाल के उनको बड़ी मुश्किल से जगाया। कि फिर उनको जब होश आई तो लिफ्ट में ले गई अपनी फ्लोर पे। वहां ले जाके उसने फटाफट बेटे को फोन किया। बेटा उस टाइम नारायणा में था, इतनी दूर गुड़गांव से, लेकिन वो उसने अपने फटाफट अपने ब्रदर इन लॉ को फोन किया। वो आए, इनको इमीडिएटली उसने कहा कि फटाफट इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। और उनका बेटा धनराज भी हॉस्पिटल आ गया। तो हॉस्पिटल ले गए, ऊपर से कोरोना का टाइम, उस टाइम पता नहीं था कि पहले जब उन लोग जब पहले चक्कर आया था तब तो वो कोरोना फ्री था, वहां कोई कोरोना पेशेंट्स नहीं थे, और अब वहां पे कोरोना पेशेंट्स आ रहे थे सारे। तो उसने कहा, मेरी सिस्टर ने रोते रोते फोन किया कि ऐसे हो गया, और डॉक्टर्स उनको इमरजेंसी में ले गए हैं और अब पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने उसको कहा कि बस गुरु जी का ध्यान करो और कुछ नहीं सोचना। और उनकी बेटी उनको देखने आ रही थी, तो उसको मैंने कहा गुरु जी का स्वरूप अपने साथ रख ले। वो लेके आई, उसने पापा के पिलो के नीचे गुरु जी का स्वरूप रख दिया, और सारी रात उन्होंने रोते रोते काटी। रात को उनकी पल्स, डॉक्टर्स ने कहा इनकी पल्स बहुत डाउन चली गई है। इतनी डाउन चली गई थी कि डॉक्टर्स को उनको शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़े। जब इलेक्ट्रिक शॉक दिए उसके बाद वो रिवाइव किए, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि हम उनको इमीडिएटली टेम्परेरी पेसमेकर लगाएंगे। कल आप डिसीजन ले सकते हो कि आपने यहाँ लगवाना है कि कहाँ लगवाना है, लेकिन अभी हमें इमरजेंसी में लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने टेम्परेरी पेसमेकर लगाया। तो डॉक्टर ने कहा अभी हमें इनके ना स्टिचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 8 स्टिचेस तो इनके माथे पे, यहाँ पे आंख पे के ऊपर लगेंगे। बहुत डीप इनके जो चोट लगी है। तो वो उनको ओटी में ले गए। तो जब ओटी में जा रहे तो उन्होंने कहा कि मैं ये स्वरूप अपने हाथ में रखी हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरी बेटी मुझे दे गई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ सिनी आप रखिए, और वो ओटी में ले गए। तो ओटी में जब उन्होंने उनका सारा वो खोला देखा, तो उन्होंने कहा इसमें तो स्टिचेस की जरूरत ही नहीं है, और उन्होंने उसको वॉश वॉश करके बैंडेड लगा के बाहर भेज दिया कि इसमें आपको अब इसकी स्टिचेस की जरूरत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उनको वो भेज दिया कि अब आप सुबह बता दीजिए जो अभी आपने करना होगा। तो सुबह सबने फिर ये डिसीजन लिया कि जो भी है यहाँ से नहीं शिफ्ट करेंगे, जो यहाँ के डॉक्टर्स कहेंगे वही करेंगे। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि लगा दो आप पेसमेकर लगा दो। तो डॉक्टर ने वो पेसमेकर लगा दिया, और गुरुजी की कृपा से 2 दिन में वो डिस्चार्ज होकर घर भी आ गए। अब ये सब गुरुजी का मुझे कल कि पता भी लग गया कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों चक्कर आ रहा था, क्योंकि उनकी पल्स डाउन हो जाती थी। अब वो पेसमेकर से उन्होंने उनकी सेटल कर दिया कि 60 से नीचे नहीं जाएगी, और घर आ गए। दूसरी टेंशन अब ये थी कि वहां पे कोरोना पेशेंट्स थे सारे। अब ये दोनों, ये सब लोग चारों, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, बेटा बहू, सब एक्सपोज तो हो चुके थे हॉस्पिटल में। जब कोरोना की प्रॉब्लम आ गई थी कि किसी को कोई वो ना हो, ये लोग घर में क्वारंटीन में रहे। बार बार इनको चेकअप के लिए भी खैर जाना पड़ा हॉस्पिटल, लेकिन आज 15-16 दिन हो गए हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा। तो ये सब गुरुजी की मेहरबानी समझो, ये सब गुरुजी की कृपा है, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। और गुरुजी को जितना हम शुक्राना करेंगे उतना कम है। मैं मतलब हर रोज गुरुजी के अगर हम सत्संग करने लगे तो कभी खत्म ही ना हो। गुरुजी हर बात सुनते हैं, हर बात हमारी वो पूरी करते हैं। इसलिए अब हमने तो
मांगना ही ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए, तो वो गुरुजी ने देना ही देना।